हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिजिक्स में लेने वाले हैं टॉपिक साउंड। साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम आज की क्लास में करेंगे। तो साउंड के सब टॉपिक्स जो है हम आगे देखते चलेंगे। सबसे पहले है नेचर ऑफ साउंड वेव्स, कि जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई कांट साउंड बी हियर्ड ऑन द मून। चांद पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती है। चांद पर आवाज़ नहीं सुने जाने का कारण है क्योंकि वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं होता है। वहाँ पर क्या है, वैक्यूम कंडीशन है, और वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। क्या है, जो मून है वहाँ पर क्या है, वैक्यूम की कंडीशन है, या हम कहें एटमॉस्फेयर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए जो है साउंड वेव वहाँ पर ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड वेव जो है वहाँ पर ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है और उनको ट्रांसमिशन के लिए जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है और बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में गति नहीं कर पाती हैं। उनको एक किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है गति करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है, वो पता करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर हाई फ्रिक्वेंसी वेव, कि ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड वेव होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, दे आर यूज इन इंडस्ट्री इन फॉर मेडिकल पर्पज़, इनका उपयोग जो है उद्योगों में और चिकित्सा उद्देश्यों में किया जाता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, दे ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, कि ये अवरोधों की उपस्थिति में भी स्पष्ट पथ पर यात्रा कर सकती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट इसमें सही दे रखा है। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम डिफेक्टिव लोकेशन, अल्ट्रासाउंड दोषपूर्ण स्थानों से परावर्तित नहीं हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, इसको समझते हैं। कि जो अल्ट्रासाउंड वेव होती हैं उनका यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है। जो भी कोई मेटल ब्लॉक होता है या कोई मेटल की जो भी है मटेरियल है उसमें कोई डिफेक्ट है, उसका पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखें कि ये जो है मेटल ब्लॉक है और इसमें यहाँ पर कोई डिफेक्ट है, यहाँ पर उसमें क्या है, कोई डिफेक्ट है या फ्लो है यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव इसमें भेजी जाएंगी तो यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव टकरा कर वापस आती हैं। यहाँ से क्या होती हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, इसके आगे वो पास ऑन नहीं करेंगी। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव क्या करती है, जहाँ पर डिफेक्ट होगा वहाँ से वो रिफ्लेक्ट वापस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड एज इट पासिस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस मीडियम, कि ध्वनि की गति किस प्रकार बदलेगी जब वो ठोस से गैस माध्यम में जाती है। तो ठोस से गैस माध्यम में जाती है तब ध्वनि की गति कम होती है। उसमें क्या होता है, ध्वनि की गति घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में और सबसे कम होती है गैस में। तो ठोस से गैस में जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। निम्नलिखित में से कौन धातु के ब्लॉकों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका यूज़ करते हैं इसमें, इसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ किया जाता है। किसका करेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स का। नेक्स्ट है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स कैन साउंड नो ट्रेवल। निम्नलिखित में से ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि किस में नहीं कर सकती है, वैक्यूम में जो है साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात। उसके अलावा स्टील में कर सकती हैं, एयर में कर सकती हैं, दूध में भी साउंड वेव ट्रेवल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ साउंड वेव्स। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है। देखते हैं, फर्स्ट है आयाम, एम्पलीट्यूड बिल्कुल है। समय काल और आवृत्ति, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये भी साउंड वेव की क्वालिटी है। नेक्स्ट स्पीड, तो स्पीड भी साउंड वेव्स में होती हैं। तो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये सब साउंड वेव की क्वालिटी हैं। घनत्व, डेंसिटी जो है साउंड वेव की क्वालिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन फॉर ए कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ ए साउंड वेव इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। निम्नलिखित में से कौन सा समय है जो ध्वनि तरंग के एक पूर्ण कंपन के लिए लिया जाता है।
कि साउंड वेव जो है उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं समय काल या टाइम पीरियड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एट व्हाट स्टेज शुड द मीडियम बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। जो साउंड वेव है उनके ट्रांसमिशन के लिए, उनके संचारण के लिए किस अवस्था में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगे हैं उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ट्रांसमिशन के लिए। तो सॉलिड में भी होगा, गैस में भी होगा और तरल में भी होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है, द टेक्निक यूज टू अब्जॉर्ब नॉइस बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसेस इज कॉल्ड। वह तकनीक जो नरम और छिद्रपूर्ण सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करती है उसे क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं साउंड प्रोटेक्शन या ध्वनि सुरक्षा। क्या कहा जाएगा, साउंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज साउंड। ध्वनि का कारण क्या है। तो ध्वनि का कारण होता है कोई भी मीडियम है उसमें वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण ही क्या होती है, साउंड जनरेट होती है। तो इसमें हो जाएगा वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन आर ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ। संपीड़न और दुर्बलन, ये इसको विरलीकरण भी कहते हैं, किसकी परिवर्तनशीलता के कारण होते हैं। तो जो साउंड वेव ट्रेवल करती हैं किसी मीडियम में, या हम एयर की बात करें कि जब वो एयर में ट्रेवल करती है तो उसमें संपीड़न और विरलीकरण होता है। जहाँ पर जो है वायुदाब अधिक होगा वहाँ पर जो हो जाएगा संपीड़न, और जहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा वहाँ पर हो जाएगा विरलीकरण। तो ये किसके कारण इनमें परिवर्तन आता है, एयर प्रेशर के कारण में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट, साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। किस में मापा जाता है, डेसिबल में इसको मापा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने के लिए मानक इकाई क्या है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने के लिए यूज किया जाता है हर्ट्ज। क्या किया जाता है, हर्ट्ज इकाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड इज वन ऑफ द फॉलोइंग। ध्वनि निम्नलिखित में से एक है। टाइडल वेव, मैकेनिकल वेव। तो ध्वनि क्या होती है, साउंड मैकेनिकल वेव होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं ध्वनि। तो कौन सी होती हैं, यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों में भी किस कैटेगरी में आती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों में आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट है, व्हेन द साउंड पासेस थ्रू द एयर द पार्टिकल्स ऑफ एयर। जब ध्वनि हवा के माध्यम से जाती है तो हवा के कण। फर्स्ट ऑप्शन है, वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, कि जिस दिशा में तरंग गति कर रही है उस दिशा में उस माध्यम के कण कंपन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि हम जानते हैं जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की दिशा में गति करते हैं। तो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और जो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, साउंड वेव्स ट्रेवल ऑन द फॉलोइंग। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस पर यात्रा करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स। तो ये इसमें सही है, क्योंकि जो साउंड होती है वो हर मीडियम में उसकी स्पीड जो है अलग अलग होती है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव, कि जो साउंड वेव होती है ध्वनि तरंगे उनकी आवृत्ति पराश कितनी क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, फॉर ह्यूमंस द ऑडिबल वेव्स आर दोज दैट। मानव के लिए श्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति, कि मनुष्य के लिए जो है, मनुष्य है वो कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए कि वो मनुष्य को सुनाई दे। तो उसके लिए जो है उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये इसको 20,000 हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है। अब इसमें ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को तो हम नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में हो, ये भी नहीं होगा। सी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। मानव द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि की न्यूनतम आवृत्ति क्या होती है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज। तो इसमें हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ वेरी लो ऑडियो साउंड। बहुत कम
ऑडियो ध्वनि की तीव्रता का स्तर क्या है? तो बिल्कुल कम, हम उसकी ऑडियो साउंड की बात करें तो उसकी इंटेंसिटी होती है 0 डेसिबल। कितनी होती है? 0 डेसिबल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगे, इनको हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? पराश्रव्य तरंगे वे होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। कौन सी होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ये जो है मनुष्य के लिए ऑडिबल नहीं है, मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब इस रेंज की जो साउंड होती हैं उसको भी वो लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमंस? तो ये तो हम देख चुके हैं कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, मैन कैन नॉट टॉलरेट वेरी हाई साउंड, व्हाट इज द हाईएस्ट साउंड लेवल दैट ह्यूमंस कैन नॉट हियर? मनुष्य बहुत उच्च ध्वनि सहन नहीं कर सकता है, वह कौन सा उच्चतम ध्वनि स्तर है जिसे मानव नहीं सुन सकते? तो इसके लिए हम बात करें तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने मनुष्य के लिए ध्वनि की जो स्तर बताए हैं, उसने कहा है कि 45 डेसिबल, 45 dB तक की जो ध्वनि है वो मनुष्य के लिए हाईएस्ट है। यदि 75 dB से ऊपर साउंड जाता है, 75 dB से यदि साउंड ऊपर है तो वो मनुष्य के लिए क्या है? हानिकारक है, मनुष्य के लिए हानिकारक है। और उसके बाद यदि 85 dB, कितना? 85 dB से भी यदि अधिक ऊपर चला गया तो वो मनुष्य को बहरा बना सकती है। और यदि 150 dB से ऊपर है तो मनुष्य पागल भी हो सकता है। तो अब इसमें से हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? 80 डेसिबल। 80 डेसिबल का साउंड जो है वो मनुष्य के लिए उच्चतम ध्वनि स्तर है। उसके ऊपर यदि चला गया तो मनुष्य क्या हो जाएगा? बहरा हो सकता है। नेक्स्ट है, साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज आर कॉल्ड। वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति श्रव्य सीमा से कम होती है, श्रव्य सीमा से कम यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक या अवश्रव्य तरंगे। क्या कहा जाएगा? इंफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से कम है वो कौन सी हो जाएंगी? इंफ्रासोनिक, अवश्रव्य। और 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में कौन सी हो जाएंगी? श्रव्य तरंगे, श्रव्य, जो ऑडिबल रेंज होती है। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर कौन सी हो जाएंगी? अल्ट्रासोनिक। कौन सी हो जाएंगी? अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य तरंगे। Next, a sound wave travels at a speed of 340 meter per second. If its wavelength is 2 centimeter, what is the frequency of the wave? उसकी वेलोसिटी दी है और उसकी क्या दी है? तरंगदैर्घ्य दी हुई है और तरंग की आवृत्ति पूछी है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है f इंटू लेमडा। v कितना दिया है? 340। f हमें निकालना है, लेमडा दिया है 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.02 मीटर। तो यहाँ से f निकालेंगे तो कितना आएगा? 17,000 हर्ट्ज, 17,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ बेट्स प्रोड्यूस। अपने मार्ग में रुकावटों का पता लगाने के लिए चमगादड़ उत्पन्न करते हैं। तो अपने मार्ग में रुकावट का पता लगाने के लिए चमगादड़ जो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का। क्योंकि कोई भी ऑब्स्टेकल होगा, मान लें कि यहाँ पर चमगादड़ उड़ रहा है और आगे कोई अवरोध है, तो यहाँ से ये जो क्या है, ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर ऑब्स्टेकल होगा तो वापस क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो उसको पता लग जाएगा कि आगे कुछ ना कुछ जो है अवरोध है। तो कौन सी वेव्स का यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति। जो साउंड है उसकी स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? वायु में ध्वनि की गति क्या होती है? तो एयर में साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साउंड वेव्स इज नॉट करेक्ट? कि ध्वनि तरंगों के बारे में जो कथन दिए उनमें से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट दिया है, इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 330 टू 350 मीटर पर सेकेंड। जो ध्वनि तरंगे हैं वो 330 से 350 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी एयर में स्पीड जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि
कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, उनकी स्पीड जो है वेरी करेगी। तो कितने से कितने के बीच में रहती है, 330 से 350 के बीच में रहती है। नेक्स्ट है ये यांत्रिक तरंगे हैं, दीज आर मैकेनिकल वेव्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी दिया है दे डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम टू ट्रेवल, कि इन्हें जो है ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनको जो है ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, कि ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है ध्यान में रखना है कि स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है उस पर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे दाब बढ़ाया जाए चाहे दाब कम किया जाए, उसकी स्पीड पर कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड भी वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो प्रेशर पर क्या है वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट है कि ध्वनि की गति दाब बढ़ने के साथ बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। ध्वनि की गति दाब बढ़ने के साथ घटती है, तो ये भी नहीं होगा। ध्वनि की गति पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सी सही होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वायु में ध्वनि की गति का अनुमानित मान क्या है। तो इसमें हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा, 330 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो साउंड की स्पीड है वो 330 से 350 के बीच वेरी करती है एयर में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो इसमें हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज इंक्रीज्ड एट ए गिवन वेलोसिटी व्हाट हैपन्स टू इट्स वेवलेंथ, यदि किसी दी गई गति पर ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लेमडा क्या होगा, कम होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है ए साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी of 3.5 kilohertz and its wavelength is 0.1 meter. How much time is required to cover a distance of 700 meter? एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3.5 किलो हर्ट्ज। तो हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 हर्ट्ज। और उसकी तरंग दैर्ध्य लेमडा दिया है 0.1 मीटर। और 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला एफ इंटू लेमडा। तो वी यहाँ से कितना आ जाएगा, 3500 इंटू में 0.1, तो ये हो जाएगा 350 मीटर पर सेकेंड। अब 700 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 700 और वेलोसिटी कितनी है 350, तो कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन स्टेशन transmits waves with a frequency of 71 into 10 to the power 4 hertz and a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. The wavelength of the waves is, कि एक ट्रांसमिशन स्टेशन है वो 31 गुणा 10 की पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति कितनी दी है, 71 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज, और 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से तरंगे प्रसारित करता है। वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो तरंग दैर्ध्य v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू वी कितना दिया है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड फ्रिक्वेंसी 71 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा लगभग 422.5 मीटर। ये इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। फर्स्ट दिया है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड, कि साउंड की जो गति है वो किस प्रकार होगी। फर्स्ट है लेस इन समर देन विंटर, गर्मी में सर्दी से कम। तो ये गलत होगी, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब साउंड की स्पीड भी वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है सेम इन विंटर एंड समर, सेम भी नहीं होती है। इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेदर, ये भी गलत है। नेक्स्ट दिया मोर इन समर देन विंटर, तो ये सही हो जाएगा। गर्मियों में ध्वनि की गति सर्दियों से अधिक होती है, क्यों, क्योंकि उस समय टेम्परेचर अधिक होता है और टेम्परेचर के साथ साउंड की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है। यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, व्हाट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम, कि माध्यम में ध्वनि की गति किससे निर्धारित होती है? तो किसी भी मीडियम में उसका मीडियम का नेचर कैसा है वो उसकी स्पीड को डिटरमाइन करता है। जैसे कि सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में और भी कम होती है। तो क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ मीडियम। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो जो सी वाटर होता है उसमें साउंड की स्पीड होती है 1531 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 1531 मीटर पर सेकेंड। जल की हम बात करें, एक तो होता है सी वाटर, कौन सा होता है? एक तो होता है सी वाटर। सी वाटर में कितनी है? 1531 मीटर पर सेकेंड। एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, कौन सा होता है? डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर में इसकी स्पीड होती है थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये होती है 1498 मीटर पर सेकेंड। सी वाटर में 1531 होती है, डिस्टिल्ड वाटर में 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट दिया है, इन वाटर मराइन द स्पीड ऑफ साउंड इज 1531 मीटर पर सेकेंड, कि समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये स्टेटमेंट तो इसमें सही है। नेक्स्ट दिया है एथेनॉल, एथेनॉल में कितनी होती है? 1200 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं होगी, 1200 किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं होती है, इसमें होती है 1207 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होती है। तो जो है स्टेटमेंट बी गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ए मैरीटाइम सर्वे शिप सेंड्स ए साउंड वेव टू द ओशन फ्लोर विच रिसीव्स एन इको और रेजोनेंस आफ्टर 2.5 सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1200 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ओशन, कि एक समुद्री सर्वेक्षण में जहाज समुद्र की सतह से 2.5 सेकेंड के बाद एक इको या प्रतिध्वनि प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर प्रति सेकेंड दी है, तो उसकी गहराई कितनी होगी ये हमें जो है पता करनी है। हम ये मान लेते हैं कि जो समुद्र है उसकी गहराई, उसकी डेप्थ कितनी है? h मीटर मान लेते हैं। डेप्थ कितनी मान लेते हैं? डेप्थ h मीटर मान लेते हैं। तो कोई भी साउंड वेव है वो, ये हम मान लें कि ये सी का सरफेस है, यहाँ पर कोई जहाज था, उससे साउंड वेव गई और वो वापस आती है, यहाँ से टकरा के वापस आएगी। तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो उसने एच जाने में और एच वापस आने में, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की साउंड वेव ने? डिस्टेंस ट्रेवल की 2h मीटर। टाइम कितना दिया है? 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड टाइम दिया है। और स्पीड कितनी है? स्पीड दी है 1200 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? 2h। स्पीड कितनी है? 1200। टाइम कितना है? 2.5। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 600 और 600 को 2.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 मीटर। तो उसकी गहराई कितनी होगी? 1500 मीटर होगी। नेक्स्ट, स्पीड्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर नोन एज, ध्वनि की गति से अधिक गति को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि की गति हम मानते हैं 1 मैक। कितनी होती है? 1 मैक। और यदि 1 मैक से अधिक गति से कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या कहा जाएगा उसको? सुपरसोनिक कहा जाता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, की वही बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हमें स्पीड दे रखी है साउंड की, सही है या गलत है। पहला दिया है हीलियम गैस में, हीलियम गैस में स्पीड होती है 965 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट है, इन हाइड्रोजन गैस द स्पीड ऑफ साउंड इज 1284 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें हो जाएगा ओनली बी इज करेक्ट। इसमें जो यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि हीलियम गैस जो होती है उसमें स्पीड जो है साउंड की वो 965 ही होती है, लेकिन वो मीटर पर सेकेंड होगा।
यहाँ पर हम कुछ गैस की बात कर लें, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तो हमें पता लगे कितनी होती है, 1284 मीटर पर सेकेंड। हीलियम की कितनी हो जाएगी, हीलियम में होती है 965 मीटर पर सेकेंड। ये हम 25 डिग्री पर बात कर रहे हैं, कितने पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। एयर की हम बात कर चुके हैं, 346 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में होती है 316 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट है, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें किस में दिया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन 316 मीटर पर मिनट। बस वही जो है इसमें यहाँ पर इसकी यूनिट जो है गलत दे दी है, मीटर पर सेकेंड होगा। वैसे होती इतनी है, डिजिट में कितना होगा, 316 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन यूनिट गलत दी है। बी में भी वही सेम किया है कि डिस्टिल्ड वाटर में कितनी होती है, 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। ये भी हमने बात की थी, कितनी होती है डिस्टिल्ड वाटर में, 1498 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी यहाँ पर मीटर पर मिनट दिया, तो ये भी गलत है। तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है, नीदर ए इज करेक्ट नॉर बी इज करेक्ट, दोनों ही गलत दिए हैं। नेक्स्ट है, इन एनी मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज। किसी भी माध्यम में जैसे जैसे हम क्या बढ़ाएं कि ध्वनि की गति बढ़ती है, तो क्या बढ़ाने से ध्वनि की गति बढ़ती है, टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ध्वनि की गति भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा था कितना होता है स्पीड, 331 मीटर पर सेकेंड। 331 या कई बार 332 भी यहाँ पर लिखा होता है। और वही ये 25 डिग्री सेल्सियस पर जाते जाते कितनी हो जाती है, 346 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। यह 25 डिग्री सेल्सियस कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति किस प्रकार होगी। इन एल्यूमिनियम द स्पीड ऑफ साउंड इज 6220 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें पहला गलत दे रखा है, क्योंकि एल्यूमिनियम में इसकी स्पीड होती है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड दिया है, इन निकल द स्पीड ऑफ साउंड इज 6040 मीटर पर सेकेंड। तो निकल में तो इतनी होती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ओनली बी इज ट्रू, सिर्फ बी सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड ए 25 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होगी। देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है ब्रास या पीतल। तो पीतल में होती है 4700 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है, 4700 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टील की बात करें तो स्टील में होती है लगभग 5960 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी, 5960 मीटर प्रति सेकेंड। एल्यूमिनियम की तो अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन में कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड। और आयरन में होती है 5950 मीटर पर सेकेंड। तो स्टील और आयरन में पास पास में है, आयरन में थोड़ी सी कम है और स्टील में 10 मीटर प्रति सेकेंड ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, एल्यूमिनियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। निम्नलिखित में से किस सामग्री में ध्वनि एक विशिष्ट तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन दिए हमें वाटर, केरोसिन ऑयल, स्टील और जो है एयर। तो सबसे अधिक स्पीड किस में होगी, स्टील में होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे अधिक किस में होगी, सॉलिड में होगी। तो यहाँ पर हमें सॉलिड सब्सटेंस एक ही दिया स्टील, तो यहाँ पर तो है कन्फ्यूजन है ही नहीं हमें। बाकी लिक्विड और जो है गैसियस स्टेट दिया, तो सबसे अधिक किस में हो जाएगी, स्टील में। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग मीडियम्स सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड थ्रू देम। निम्नलिखित माध्यमों ठोस, तरल और गैसों को ध्वनि की गति के क्रम में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि जो साउंड की स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, उस वे में उनको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में। सॉलिड के बाद कौन आएगा, सॉलिड के बाद आएगा लिक्विड, और लिक्विड के बाद आ जाएंगी गैसेस। तो ये किस में दे रखा है, ये ऑप्शन ए में ही हो जाएगा, ठोस, तरल और गैसें। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है, तो अधिकतम किस में होती है, ठोस में होती है, सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ध्वनि की गति किस गुण पर निर्भर करती है। देखते हैं,
टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट दिया इलास्टिसिटी, लचीलापन, तो उस पर भी डिपेंड करती है। मॉइस्चर पर भी जो है स्पीड डिपेंड करती है साउंड की, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा 1 सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कि ध्वनि के लक्षण क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स ऑन, जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनका आयाम किस पर निर्भर करता है। तो आयाम किस पर निर्भर करेगा, कि जो भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करवाने के लिए हमें कितना फोर्स रिक्वायर होगा, उसको हम क्या, उस पर डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड। फर्स्ट दिया है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो जो है डिपेंड नहीं करता है। मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका भी एम्पलीट्यूड से कोई जो है फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, तो ये भी इस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन डी दिया है फोर्स रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी वस्तु को वाइब्रेट करवाने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उस पर उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है। क्योंकि फोर्स अधिक होगा तो उसमें आयाम जो है उसका एम्पलीट्यूड अधिक होता है, और यदि लगाया गया बल जो है वो कम होगा तो उसका आयाम भी क्या होगा, कम होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड। एक यूनिट क्षेत्र से प्रति सेकेंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो प्रति सेकेंड जो है एक यूनिट क्षेत्र से जो ध्वनि ऊर्जा पास होती है उसको बोलते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट है साउंड वेव इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, ध्वनि तरंग को निम्नलिखित में से किससे वर्णित नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट दिया है एम्पलीट्यूड, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव की, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है वेग, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से भी हम साउंड वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी दिया है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज जो है वो साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब नहीं करता है। हर्ट्ज तो क्या है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की क्या है, आवृत्ति की यूनिट है। ये आवृत्ति को हम हर्ट्ज में दर्शाते हैं, ये एक प्रकार की यूनिट है, ना कि कोई कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव की। नेक्स्ट है द वे द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड द, ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क द्वारा समझे जाने का तरीका क्या कहलाता है। तो ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क से समझे जाने के तरीके को हम कहते हैं पिच। क्या कहा जाता है, पिच। यदि लाउड साउंड है तो उसकी पिच ज़्यादा होगी, उसकी हाई पिच होती है। और यदि स्लो साउंड है तो उसकी पिच कैसी होगी, लो पिच होगी। तो यदि कोई जो साउंड है या कोई भी ध्वनि है वो हमें बहुत अधिक सुनाई दे रही है, लाउड साउंड आ रहा है, तो हमारा दिमाग क्या समझता है कि उसकी पिच क्या है, हाई है। और यदि स्लो साउंड है तो उसकी क्या है, पिच लो होती है। तो इसमें हो जाएगा पिच। नेक्स्ट है द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड, कि बार बार परावर्तन जो ध्वनि की निरंतरता का कारण बनती है उसे क्या कहा जाता है। कि कोई साउंड है वो बार बार टकराकर जो है बनी रहती है, यहाँ से टकराकर यहाँ पर फिर यहाँ, तो वो क्या होती है, बार बार जो परावर्तन होके वो साउंड जो है गूंजती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, इको। उसको क्या कहा जाएगा, इको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको रिवर्बरेशन कहते हैं, पुनरावर्ती या प्रतिध्वनि। क्या कहा जाता है इसको, इको नहीं कहा जाता, इसको कहते हैं रिवर्बरेशन या पुनरावर्ती। कि कोई भी साउंड है वो किसी भी स्रोत से टकराकर, जैसे कि पहाड़ हो गया या कोई दीवार है या कोई गहरा कुआं है, तो उसके जो सरफेस होता है वहाँ से टकराकर कोई साउंड आती है वापस लौटती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहा जाता है। जिससे हमें क्या होता है कि ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है वहाँ पर। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता है और जहाँ से जो साउंड टकरा कर वापस आ रही है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 17 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो इसमें हो जाएगा रिवर्बरेशन। नेक्स्ट वी हियर अदर्स स्पीकिंग टू अस फ्रॉम एडजस्टेंट रूम्स ड्यू टू ऑफ साउंड वेव्स, कि हमारे पास में जो कोई कमरा है वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं और उनकी आवाज़ हमें दूसरे पास वाले कमरे में सुनाई देती है।
तो वो ध्वनि तरंगों के कौन से गुण के कारण होता है? तो वो होता है ध्वनि के विवर्तन के कारण, डिफ्रेक्शन के कारण होता है। कि कोई भी लाइट वेव है या साउंड वेव है, तो वो किसी भी ऑब्स्टेकल या किसी भी अवरोध से टकराती हैं, तो वो क्या होती हैं, थोड़ा सा मुड़ जाती हैं। उसको हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन, विवर्तन। तो विवर्तन के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है, पास वाले कमरे के लोग जो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट, द persistence of sound in an auditorium is the result of repeated reflections of sound and is called। एक ऑडिटोरियम में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के पुनरावर्त परावर्तनों का परिणाम है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति या रिवर्बरेशन। क्या कहा जाता है? रिवर्बरेशन। नेक्स्ट, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई ए सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो सिंगल फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस जो साउंड होती है उसको कहा जाता है टोन। क्या कहा जाएगा? उसको टोन कहा जाता है। नेक्स्ट है पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। हाई फ्रीक्वेंसी की पिच हाई होती है, लो फ्रीक्वेंसी की पिच क्या होती है? लो होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड। कि कोई भी ध्वनि है उसकी तीव्रता या कोमलता को कौन निर्धारित करता है? कि वो जो साउंड है वो लाउड है या सॉफ्ट है? तो उसको जो है डिटरमाइन करता है उसका एम्पलीट्यूड, किसी भी साउंड का आयाम, इसमें हो जाएगा एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, द साउंड मूव्स थ्रू द एयर एंड रिचेज ओवर ईयर्स एंड गिव्स अस। ध्वनि वायु के माध्यम से गति करती है और हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें क्या प्रदान करती है? तो हमें वो क्या करती है? साउंड सेंसिंग प्रदान करती है, ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एट द टाइम ऑफ साउंड ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। कि ध्वनि संचार के समय माध्यम के कणों की उच्च घनता वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कि जब साउंड ट्रेवल कर रही है और जहाँ पर उसके मीडियम में पार्टिकल्स हाई डेंसिटी में जो मौजूद होते हैं उसको कहा जाता है संपीड़न या कंप्रेशन। क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। और जहाँ पर जो लो डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की उसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन या विरलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इको, प्रतिध्वनि। तो फर्स्ट है इन इको कम्स बैक इन 3 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समय कितना दिया? 3 सेकेंड में एक इको हमारे पास लौटती है और ध्वनि की गति कितनी है? 342 मीटर प्रति सेकेंड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाएगी 3 सेकेंड में? 342 गुणा 3 कितनी हो जाएगी? 1026 मीटर। लेकिन ये डिस्टेंस जाने में और वापस आने में ट्रेवल हुई है, क्योंकि इको कब सुनाई देगी? जब वो परावर्तक सतह तक जाएगी और वापस आएगी। तो एक तरफ जाने में परावर्तक सतह की दूरी पूछिए ना कि ये स्रोत है और परावर्तक सतह के बीच में कितनी दूरी है, तो इसमें जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस की आधी हो जाएगी। तो 1026/2 तो कितना आ जाएगा? 513 मीटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर फॉर इको। कि प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कितनी हो जाएगी? 17 मीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगों के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस पुनरावृत्ति को कहा जाता है इको या प्रतिध्वनि कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? इको। नेक्स्ट है व्हाट आर द रूफ्स एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम कवर्ड विथ टू रिड्यूस इको। ऑडिटोरियम की छत और दीवारों को प्रतिध्वनि को कम करने के लिए किससे ढका जाता है? जो ऑडिटोरियम की छत और दीवारें होती हैं उनमें इको कम हो, इको साउंड कम आए, उसके लिए उसमें फाइबर बोर्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? फाइबर बोर्ड का। नेक्स्ट है इकोज में बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल। प्रतिध्वनि जो होती है इको साउंड होती हैं वो एक से अधिक बार क्यों सुनाई देती है? तो वो हमें साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण जो है बार बार सुनाई देती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। नेक्स्ट है टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी। कि स्पष्ट प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए
मौलिक ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए। कि कोई इको है उसको हमें बिल्कुल स्पष्ट सुनना है, तो उसके लिए हमने जो बोला है और हमें जो वापस इको सुनाई दे रही है उसके बीच में कितने टाइम का इंटरवल होना चाहिए। तो उसके बीच में 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का उसमें गैप होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। और साउंड में हमारा लास्ट सब टॉपिक है सोनार या राडार। तो क्वेश्चन है, सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि सोनार एक उपकरण है जो अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापता है। तो जो सोनार होता है उसका हम यूज़ करते हैं पानी के नीचे। पानी के नीचे जो भी वस्तुएं हैं वो कितने डिस्टेंस पे हैं, क्या डायरेक्शन है, क्या उनका स्पीड है, उन सबको मेज़र करने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पानी के नीचे अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका पता लगाने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। कि पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए जिन अल्ट्रासोनिक वेव का हम यूज़ करते हैं, जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सोनार। नेक्स्ट द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू। इकोकार्डियोग्राम क्या है? इकोकार्डियोग्राम किससे संबंधित है? तो इकोकार्डियोग्राम जो है वो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डॉपलर इफेक्ट से। इकोकार्डियोग्राम क्या है? एक तरीके का अल्ट्रासाउंड टेस्ट है जो कि, तो ये क्या करता है कि जो हार्ट के डिफरेंट पार्ट से जो साउंड जो जनरेट होती है उनको कैप्चर करता है और उनको एग्जामाइन करने का काम करता है इकोकार्डियोग्राम। तो ये किस पर जो है संबंधित है? जो डॉपलर इफेक्ट है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सोनार। निम्नलिखित में से कौन सा सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो सोनार की हेल्प से हम क्या माप सकते हैं कि पानी के नीचे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डिस्टेंस, उनकी डायरेक्शन, उनके स्पीड। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट द वर्ड राडार इज डिराइव्ड फ्रॉम। राडार शब्द किससे लिया गया है? तो राडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट व्हाट आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स इन सोनार विच आर यूज टू फाइंड द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन अंडर स्पीकर, अंडर वाटर बॉडी। कि जो सोनार होता है उसमें कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पानी के नीचे वस्तुओं के बारे में पता लगाने के लिए काम में लिए जाते हैं? तो उसमें होता है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। एक तो होता है ट्रांसमीटर जो कि क्या करेगा? साउंड वेव भेजता है। दूसरा होता है डिटेक्टर कि जो साउंड वेव वापस टकरा कर आती हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर।